बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिक बात करेंगे एक, और दूसरा लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कब तक जो है इसका ट्रायल मुकम्मल होगा, बल्कि लोग तरह तरह की सज़ाएँ भी कहते हैं कि ये सज़ा दी जाए, ये सज़ा दी जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत की आपके सामने रखूँगा। तो क्या हुआ था 2 साल कबल और आज वो केस कहाँ पर है, क्या हाई प्रोफाइल केस था और कितनी हाइप थी उस केस की, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो कातिल है ज़ाहिर जाफ़र, उसका वालिद ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, वो डयाला जेल में कैद हैं। कल मैंने आपको बात की थी कि उनके वकला से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बहरहाल अब जो खबर आई है, अथेंटिक मुस्तनद खबर आई है कि वकला से जो मुलाकात जो है वो हो चुकी है। 2 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात थी। इस मुलाकात में कुछ बातें की हैं असमत आदम जी ने, वो आपके सामने मैं रखता हूँ और उसके बाद थोड़ा एनालिसिस दूंगा उस पर कि ये क्या सूरत हाल है। एक तो ये है कि पहली दफ़ा इन्होंने अपनी जो बात है अपने वकील के ज़रिए मीडिया तक पहुंचाई है। तो इट मीन कि वो शायद अब जो है मीडिया में या मीडिया की तरफ जो है अब अपनी बात जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी बात ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है और ये चीज़ें हैं। एक तो जो उनके वकील थे रिजवान अब्बासी, जो उनकी ज़मानत लगी थी, उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस हवाले से कि हमें पता नहीं था। अगरचे उनकी कॉज जो है 3 बजे से 8 बजे तक ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं वो इस्टेब्लिश्ड हैं, मतलब उनका रिकॉर्ड जो मौजूद है और वो मानते भी हैं। अब उन्होंने ये कहा है, अपने वकील जो है लाहौर से ये वकील हायर किए गए हैं, फौजदारी के वकील हैं मियाँ अली अशफाक एडवोकेट, उनका नाम आया है और उनसे ये मुलाकात हुई है और स्पेशली ये हायर किए गए हैं। अब देखते हैं कि क्या वो केस में होगा आगे चलकर। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे बेटी का रवैया जो है गैर संजीदा था। इसके अलावा बिज़नेस के बारे से बात की कि बिज़नेस नहीं संभाला उसने वालिद का। इसके अलावा उसने अपने आप को बिलियनियर बनने का कहा। एक चीज़ और इसमें इन्होंने की है जी, हमारा जो नूर मुकद्दम जो फैमिली है उस फैमिली के साथ टर्म्स जो है वो रिश्ता जो है वो दूर का एक रिश्ता भी है, रिश्तेदारी जो है वो उन्होंने बयान की है। 15 साल से उन्होंने कहा है कि वो आपस में दोस्त थे। इसके अलावा जो बिज़नेस कोरिया में शुरू करने की बात की गई है कि दोनों फैमिलीज़ वो शुरू करना चाह रही थी कलेक्टिवली। इसके अलावा ये कहा कि चौकीदार ने मुझे घर से बताया फ़ोन करके कि घर में शोर की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने थेरेपी वर्क वालों को कहा, वो टीम आई, फिर कहा पुलिस को इतला दें। फिर कहा कि नूर मुकद्दम की मौजूदगी का इल्म नहीं था और ना मदद की ना साजिश की। इसके अलावा एसपी यहाँ पे इस्लामाबाद में जब हम आए 22 जुलाई को, तो एसपी के सामने गए। एसपी ने कहा कि आप ये बयान दे दें कि कत्ल आपके बेटे ने किया, तो हमने कहा हम कराची में थे। उसके अलावा ये कहते हैं जी, हमें एसपी ने कहा कि आप चले जाएं लेकिन शहर नहीं छोड़ेंगे आप यहाँ से। और उसके बाद ये भी एक चीज़ जो है इसमें इन्होंने बात की है कि जी हमने टेक्स्ट मैसेज किया था। वो टेक्स्ट मैसेज का क्या है मतलब, वो तो मैसेज जब उन्होंने एक डॉन अखबार पे इश्तिहार दे दिया तो टेक्स्ट मैसेज तो मैटर नहीं करता, बस इस तरह। तो दूसरा उन्होंने कहा जी हम जो है वो इसमें मुलव्वस नहीं है, ये इन्होंने सारी बात की है। और अपने वकील अली अशफाक जो है एडवोकेट, उनके ज़रिए ये बात जो है ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मीडिया तक पहुँचाई है। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि ज़ाहिर सी बात इस्टेब्लिश तो कोर्ट के सामने होना है, लेकिन ये है कि अब इसमें इन्होंने एक तो अब हो सकता है हमदर्दी का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमदर्दी के एक तो जी हमारी उसके साथ कहीं दूर पार की रिश्तेदारी भी है नूर मुकद्दम फैमिली के साथ, फिर इसके साथ ताल्लुक़ भी बहुत पुराना। फिर उसके बाद कोरिया में हम बिज़नेस करने जा रहे थे तो हमारा जो है वो बहुत रब्त था। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है मीडिया के सामने लाना और उनके सामने बयान करना या पहुंचाना जो है, इसका एक मकसद जो है, बड़ा मकसद जो वो हमदर्दी वाला मामला बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसमें अब केस जो है वो बड़ा क्रूशल और बड़ी अहम स्टेज पे है और इसमें चलान जो है वो तैयार हो रहा है। 173 की तफसीली रिपोर्ट तैयार हो रही है और उसमें ये वाज़े हो जाएगा कि इनका रोल जो है कॉल्स में क्या क्या कहाँ पे किस तरह हुआ। इसमें अगर कोई गवाह आ जाता है तो गवाह का बयान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इन्होंने किसी से बात की हो जिसमें उसके बेटे के वहाँ पे नूर मुकद्दम की मौजूदगी या इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत हेल्पफुल होंगी। ये पुलिस के जो ज़राए हैं वो उनका कहना है। लेकिन बहरहाल ये उनका बयान, उनका वकील की हायरिंग और ज़मानत की दरख्वास्त अभी दायर नहीं हुई, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो डिले कर रहे हैं कि ये हाइप ख़त्म हो। तो साथ ही मैं बता देता हूं कि हाइप कैसे बनती है और हाइप ख़त्म हो तो उसके बाद क्या होता है। 2 साल कबल 2019 मई को 15 मई को यहाँ पे इस्लामाबाद की एक बच्ची सी 10 साल की फ़रिश्ता कत्ल केस, उसको हम मीडिया की में जो मशहूर हुआ था, तो फ़रिश्ता नाम था उस बच्ची का और गरीब वालिद था उसका।
بچی گم ہوئی، والد جو ہے وہ گیا، اس کا جو ہے بھائی گیا تھانے گیا، غریب تھے، پولیس نے بات نہیں سنی، ایک دن نہیں سنی، دوسرے دن نہیں سنی، تیسرے دن نہیں سنی، آہستہ آہستہ میڈیا میں بات آنا شروع ہوئی، چوتھے دن ہوا، پانچویں دن جب پولیس نے جی بات تھوڑی بہت سننا شروع کی تو اس وقت پولیس وہ لاش ملی، اور وہاں پہ باراکو یا اس اسلام آباد کے اس ایریا میں 2 سے 3 روز تک شدید ترین احتجاج ہوا، اور بہت ہائپ بنی تھی، اور یقیناً ہائپ بننی بھی تھی کیونکہ بڑا بھیانک قسم کا 10 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد اس کا قتل جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور اس کا جو معاملہ ہے اس وقت کے جو 3-4 پولیس افسران جو ہے جو تھانے کے تھے وہاں SHO، ان کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا تھا، وہ بعد میں بحال بھی ہو گئے جب ہائپ ختم ہوئی۔ اس کے بعد ایک بڑا ہائی پروفائل کمیشن جو ہے بنایا گیا تھا، کمیشن نے ریکمنڈیشن دی تھیں، تو وہ بڑا معاملہ اٹھا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر سی بات جس طرح ہوتا ہے 15-20 دن ایک معاملہ چلا، اس کے بعد نیا آ گیا، اور اس کے بعد وہ معاملہ فائلوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہوا، اس میں وزیراعظم عمران خان اور وزارت داخلہ اور IG اور سب انوالو تھے، میڈیا انوالو تھا، اور اس کی بالکل بہت زیادہ کوریج ہو رہی تھی۔ لیکن آج جو رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بڑی بھیانک ہے کہ اس کیس کا ابھی تک ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا۔ مئی 2019 میں یہ کیس بنا تھا اور آج تک اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا۔ آج جسٹس عامر فاروق جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی کیس ان کے سامنے سماعت تھی تو وہ شدید بھرم ہوئے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک 2 سال گزر گئے ہیں اور مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ ٹرائل مکمل نہیں کر سکے، اور یہ وہی وجہ ہے کہ جب ہائی پروفائل کیس لو پروفائل پہ جاتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں وہ پڑا ہوا ہے کیس، اور اس میں آج جب عدالت نے یہ پوچھا کہ اس میں جو کمیشن بنا تھا اس نے ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ لوپ ہولز کہاں تھے، لیپس کہاں پہ ہوا، اور کون سی چیزیں فیوچر میں کرنا ضروری ہے، تو اس پہ منسٹری آف جو وزارت انسانی حقوق ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہیلتھ جو ہے ہیلتھ کی منسٹری ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ ریکمنڈیشنز جو ہیں مختلف منسٹریز کے انہوں نے کام کرنا تھا۔ پولیس سے پوچھا گیا تو پولیس نے کہا جی جو DIG آپریشنز تھے افضال کوثر وہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی بالکل ہماری غلطی ہے اور ہم جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کر لیا۔ اب اعتراف کر لیا تو آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو ریکمنڈیشنز ہیں، ایسے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں جب کمیشن بنا، ریکمنڈیشنز آئی، سفارشات ان پہ عمل ہو تاکہ فیوچر میں ان کو روکا جا سکے۔ تو میں اسی کے ساتھ اس کو لنک کرتا ہوں، یہ کیس بھی نور مقدم قتل کیس جو ہے وہ بڑا ایک وحشت ناک قسم کا اسلام آباد کا جو کیس ہے، قتل ہے، اور اسی طرح جو عثمان مرزا کا کیس ہے اس میں بھی مطلب وحشت تھی کہ ایک جوڑے کو مطلب کس طرح آپ نے ٹریٹ کیا اور کیا معاملہ ہوا۔ تو ان کیسز کو تب ہی مثال بنایا جا سکے گا جب سفارشات جو فرشتہ قتل کیس کی ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا، تب ہی یہ مثال بنیں گے۔ تو یہ دونوں امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹ تھیں جو اس سے لنک کر رہی ہیں تاکہ یہ ان کیسز کو دبایا نہ جا سکے، ان کا سپیڈی ٹرائل ہو اور آنے والے وقت کے لیے یہ کیسز جو ہے وہ مثال بن سکیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔